101 पेशेंट हैविंग CNS सिम्टम्स हाई इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। अच्छा, सी पेप्टाइड किसके अंदर बन रहा होता है? इंसुलिनोमा के अंदर। और इसमें मेन चीज़ ये भी आपने याद रखनी है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है और जब भी सी पेप्टाइड बने तो सी पेप्टाइड किसके अंदर बनता है? इंसुलिनोमा का ही फिक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का ओवर प्रोडक्शन हो जाती है जो हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है। ठीक है, तो फिर हम इसे इसके ट्रीटमेंट में सर्जिकली रिसेक्शन कर देते हैं इस ट्यूमर की। MCQ नंबर 102, वुमेन हैविंग प्रेजेंटेड विद प्रोट्रूडिंग जॉ, स्वेलिंग हैंड एंड फीट, हेडेक, दिस इज ड्यू टू। तो ये कौन से सेल्स हो रहे हैं? कौन सा हार्मोन है जो ज़्यादा हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है? एडिनोमा ऑफ एसिडोनोफिलिक सेल्स, एसिडोफिलिक सेल्स। ए पेशेंट हैविंग HbA1c 6.8, फास्टिंग ब्लड शुगर इज 141। तो अभी भी जो इसकी वैल्यू है 6.8 है, वो हमारे पास इस वैल्यू के अंदर आ रही है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस के अंदर ही आ रही है, यानी कि डायबिटिक ही हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है 104, 16 ईयर्स ओल्ड विथ 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाउ टू चेक द लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो हम कैसे चेक करते हैं? HbA1c करवा लेते हैं। HbA1c का फंक्शन ऐसे होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एक्स्ट्रा होती है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाती है। तो ये नेक्स्ट MCQ से आपके पास आएगा कि आप HbA1c कितने मंथ्स के बाद रिपीट करवाते हैं। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है कि हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज आके अटैच कर गई है, तो हीमोग्लोबिन की जो रेड ब्लड सेल है उसके साथ इरिवर्सिबली बाइंड होगी, यानी कि जब तक रेड ब्लड सेल्स की लाइफ है तब तक वो जो ग्लूकोज शुगर का मॉलिक्यूल है वो उसके साथ अटैच रहेगी ग्लूकोज। तो जब वो रेड ब्लड सेल 3 महीने के बाद उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हम फिर 3 मंथ्स के बाद वो वाली ग्लूकोज उसके साथ अटैच है वो भी साथ साथ डिजोल्व हो जाएगी ना। तो इसलिए HbA1c जो है वो हम 3 मंथ्स के बाद रिपीट करते हैं। ये भी नेक्स्ट MCQ आएगा। ठीक है, पेज नंबर जो है आपके पास, एक मिनट, 603, 105, a lady with hirsutism, hyperglycemia, hypertension and increased ACTH। ACTH ज़्यादा होगा तो ये कुशिंग सिंड्रोम होगी या कुशिंग डिजीज़ होगी? ACTH अगर ज़्यादा हो तो ये कुशिंग डिजीज़ होती है। ठीक है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये इन्वेट करता है कैप्सूल को। और नेक्स्ट MCQ आपके पास आगे आएगा कि इसका स्प्रेड कैसे होता है। ये हीमाटोलॉजिकली स्प्रेड करता है और इन्वेट करता है कैप्सूल को। अगर ये कैप्सूल को इन्वेट ना करे तो ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? फिर फॉलिकुलर एडिनोमा होगा। ठीक है, फॉलिकुलर एडिनोमा कैप्सूल को इन्वेट नहीं करेगा। अगर फॉलिकुलर कार्सिनोमा वो कैप्सूल को इन्वेट करेगा, यूनिफॉर्म फॉलिकुलर्स होंगे और इन्वेट करेगा कैप्सूल को, साथ हेमाटोजीनियस स्प्रेड होगा उसका। 107, ए पेशेंट विद हाइपरटेंशन ऑन लैब्स इन्वेस्टिगेशन VMA। तो VMA किसके अंदर आता है? फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा का हम इसमें काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं तो एक दफ़ा हम इसे जनरली रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिम्टम क्या क्या आते हैं इसमें? पेशेंट को प्रेशर होते हैं, 5 P's आती हैं, प्रेशर, पेन यानी कि हेडेक आएगा और पाल्पिटेशंस आएंगी, पैलर, और साथ इसमें हाइपरटेंशन भी होगी पेशेंट को। ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, हाइपरटेंशन होगी, हेडेक होगी, पेल होगा, पेन होगी और टेकिकार्डिया होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन इसमें मेन है। ठीक है, और इसमें कौन सी चीज़ रिलीज हो रही होती है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट में हमने क्या देना होता है? अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स दे देने हैं। अल्फा ब्लॉकर्स ज़्यादा देते हैं। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स ये भी MCQs आपके पास एग्जाम में आए थे कि पहले अल्फा ब्लॉकर्स देंगे या बीटा ब्लॉकर्स देंगे। पहले आपने अल्फा ब्लॉकर्स देने, देन आपने बीटा ब्लॉकर्स देने। ठीक है, ये MCQs एग्जाम में आया था। नेक्स्ट MCQs है, लिखा भी हुआ ऊपर एक्सप्लेनेशन में कि ये कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, इनकी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। और इसमें हम दोबारा, ये भी नेक्स्ट MCQs है कि इसमें क्या करवाएंगे? मेटानेफ्रिन्स, यानी कि यही वाली सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, होमोवेनिलिक एसिड, और ये सारी चीज़ें आपके पास यूरिन के अंदर रेज्ड आएंगी। ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा चलो मैं, ठीक है, इन डायबिटिक पेशेंट एसिडोसिस इज ड्यू टू। डायबिटिक में क्या होता है? बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 108 करवा रही हूँ। डायबिटिक में बताएं मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है ना, तो
इसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगी, पीएच भी डिक्रीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज है। लेकिन मेन किस चीज़ में मसला आ रहा है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो बारिश की वजह से आई थिंक वाईफाई में थोड़ा सा इशू आ रहा है। अदरवाइज अगर आवाज़ ज़्यादा स्लो तो आप मुझे बता दें, मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश कर लूँगी, ठीक है। अब ठीक आ रही है। गाइगेंटिज्म इज एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएटेड करता है, हाँ जी, इंक्रीज इन आयरन गैप साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गाइगेंटिज्म में बेसिकली क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ की होती है, टिश्यू की ग्रोथ डिसप्रोपोर्शनेट होती है। 110, इन डायबिटीज़ में लाइटस पेशेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो उसमें क्या होता है, पीएच कम हो जाती है, बाइकार्बोनेट भी कम हो जाती है और इसे कंपनसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाती है। 111, a person with skin pigmentation and central obesity came in follow-up for evaluation. He has ACTH level. जब भी ACTH लेवल उसका ज़्यादा होता है तो क्या होती है, कुशिंग सिंड्रोम होगी या डिजीज़ होगी, कुशिंग डिजीज़ होगी उसमें, ठीक है। ACTH रिपोर्ट दैट शो इन डिक्लाइन पैटर्न आफ्टर डेक्सामेथासोन, तो डेक्सामेथासोन टेस्ट के बाद अगर ACTH के लेवल डिक्रीज हो जाए तो वो कुशिंग डिजीज़ है, ठीक है। Next MCQ है, a young female is complaining of weight loss for 5 months. She is also suffering from menorrhagia. Blood profile show low level of TSH. कैल्शियम उसकी इंक्रीज है, फॉस्फेट उसकी डिक्रीज है। तो जो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होते हैं उसमें क्या होती है, कैल्शियम उसका मेनली T3 T4 उसमें इंक्रीज होते हैं, TSH कम होते हैं और कैल्शियम ज़्यादा होता है और फॉस्फेट डिक्रीज होते हैं, ठीक है। काइंडली बाकी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो पेज नंबर और एमसीक्यू साथ साथ बताते जाया करें सबको, ठीक है, जो लेट ज्वाइन करते हैं। पेज नंबर है इसका 603, ठीक है। 113, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, इसका हमने अभी डिटेल में कर लिया कि वीएमए हम टेस्ट करवाएंगे, यूरिन के अंदर ये रेज्ड आएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 604, एमसीक्यूज नंबर 114, ए फीमेल प्रेजेंट विद ए लंप इन द मिड लाइन नेक, hoarseness of voice, dysphagia and having diarrhea and calcitonin. calcitonin किस में रेज्ड होता है, मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा के अंदर calcitonin का लेवल रेज्ड होता है। आईलिड की पैथोलॉजी यानी कि ऑफ्थेल्मोपैथी किसके अंदर होती है, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या क्या होती हैं, 3 चीज़ें बताएं ग्रेव्स डिजीज की। ग्रेव्स डिजीज के 3 फीचर्स बताएं। डीओपी है ना इसका, निमोनिक डर्मोपैथी और डिफ्यूज ग्वाइटर और पेरिटिबियल मैक्सिडिमा भी होता है, ठीक है। इसका निमोनिक आपने करना है डीओपी। डिफ्यूज ग्वाइटर होता है, इसमें ट्राइएड बनता है और इसमें कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है ग्रेव्स डिजीज में, टाइप 1 2 या 3 और 4 2, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है पेपिलरी। ये स्लो ग्रोइंग कार्सिनोमा होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। प्रीवियसली रेडिएशन की हिस्ट्री होगी पेशेंट में। इसमें मेन क्या होता है, सोमामा बॉडीज़ बनती हैं, साथ ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस बनता है और इसका प्रोग्नोसिस बहुत गुड है या एक्सीलेंट है। 117, पैटर्न इन टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर दोनों का लेवल रेज्ड हो जाता है, कैल्शियम और पैराथायराइड दोनों का हार्मोन का लेवल रेज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, patient comes to you with complaint of fatigue, joint pain, nephrolithiasis, diagnosed as a case of hyperparathyroidism. तो hyperparathyroidism के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल रेज्ड होगा और सीरम के अंदर फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सीरम के अंदर डिक्रीज होगा लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल यूरिन के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि सीरम का कैल्शियम का लेवल रेज्ड होगा, फॉस्फेट यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी, ठीक है। और साइक्लिक एएमपी के थ्रू ये एक्ट करते हैं और इंक्रीज करेंगे ये बोन की रिजॉर्प्शन को, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा ना तो बोन से रिजॉर्प्शन करके उसने कैल्शियम सीरम में ज़्यादा कर लिया है। पेपिलरी का लिम्फेटिक स्प्रेड है। इंक्रीज इन वीएमए एंड कैटिकोलामाइंस ये किस में रेज्ड होते हैं, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। कौन सा ट्यूमर है, अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन सा ट्यूमर है, 604 पेज नंबर है, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा। 120, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड मेड आफ्टर राइट लोबेक्टमी एंड इस्थेमेक्टमी फॉर ए सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल्स शो सेल्स अमाइलॉइड डेपोजिट एंड एनफोकाई ऑफ सी सेल हाइपरप्लेजिया। तो सी सेल हाइपरप्लेजिया किसके अंदर होता है, मेडलरी कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है। सारा सिनेरियो किसका है, मेडलरी कार्सिनोमा का।
और वन बॉय फेल ऑन ग्राउंड गॉट फ्रैक्चर ऑफ आर्म, टेटनी हो गई है। तो टेटनी के अंदर क्यों हो रही है? जब उसने ब्लड प्रेशर चेक किया, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, एंड यूरिन के अंदर कैल्शियम नॉर्मल था लेकिन सीरम के अंदर डिक्रीज था। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से उसकी बोन्स वीक हैं, कैल्शियम भी कम है और विटामिन डी भी कम है, तो बोन्स में फ्रैक्चर ज़्यादा होगा। ए पेशेंट स्वेलिंग इन द नेक, बायलैटरल एक्सोफ्थेल्मोस, एंटीरियर थायराइड एंटीबॉडीज। तो ये किसके अंदर होती है? ग्रेव्स डिजीज के अंदर एक्सोफ्थेल्मोस होती है। ठीक है, हमने अभी बात की है एक्सोफ्थेल्मोस। और इसमें कौन सी एंटीबॉडीज बन रही होती है? टीएसआई एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। ठीक है, थायराइडेक्टमी परफॉर्म्ड आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? टेटनी के साथ। फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन भी आपने अगर कट हो जाते हैं तो थायराइडेक्टमी के में टेटनी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है अगर आपने गलती से पैराथायराइड हार्मोन भी रिमूव कर दिए हैं। 124 यंग वुमेन विद पफी स्किन, हमने कल भी किया था कि टीएसएच का लेवल पहले कम है लेकिन जब बाहर से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन डाला गया तो उसकी वजह से टीएसएच का लेवल रेज्ड हो गया। तो इसका मतलब है पफी स्किन एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इंक्रीज्ड मार्कली। हाइपोथैलेमस के अंदर इशू आ रहा है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी इन द हाइपोथैलेमस। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के अंदर डिफेक्ट किस में आ रहा है? तो ये एमसीक्यूज हर जगह आता है। एसके में बहुत दफ़ा है कि डायबिटीज़ किसको इफेक्ट करती है? एंडोथीलियल सेल्स को। पिट्यूटरी ट्यूमर एसोसिएट किसके साथ करता है? मेन 1 के साथ। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पिट्यूटरी ट्यूमर, पेंक्रियाटिक हॉर्मोन्स आ जाएंगे और इंसुलिनोमा, वाइपोमा और पैराथायराइड एडिनोमा। मैन 2A के अंदर कौन कौन से 3 चीज़ें आ जाएंगी? 2P आएंगे इसमें और 1M आएगा। 2P कौन से? पैराथायराइड का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा और फियोक्रोमोसाइटोमा। और थायराइड में क्या हो जाएगा? मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा। मैन 2B में क्या होगा? मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसोमा, लेकिन इसमें साथ टंग इन्वॉल्व हो जाएगी, म्यूकोजल न्यूरोमास भी आ जाएंगे, ओरल या इंटेस्टाइनल गैंग्लियो न्यूरोमाटोसिस। नेक्स्ट MCQs है प्रोलैक्टिन इंड्यूस्ड हाइपर प्रोलैक्टिनोमा अकर कब होता है? जब इसका डोपामिन डिक्रीज हो जाए, यानी कि डोपामिन इसका एंटेगोनिस्ट है ना, डोपामिन इसे इनहिबिट करा था प्रोलैक्टिन को। अगर डोपामिन कम हो गया तो प्रोलैक्टिन इतना बढ़ता जाएगा, इतना उसका लेवल रेज्ड हो जाएगा कि वो कार्सिनोमा कॉज करवा देगा, प्रोलैक्टिनोमा कॉज करवा देगा। ठीक है, तो इसमें आप ड्रग कौन से देते हैं? डोपामिन या ब्रोमोक्रिप्टिन ही दे रहे होते हैं। 16 years old female present with hypertension and increased weight, which one of the following fracture would be most suggestive of Cushing syndrome? मैन की एसोसिएशन ये आपके एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है। ठीक है, और अदरवाइज इसकी ना फर्स्ट एड के अंदर पिक्चर भी बनी हुई है, मैं आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ। मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड का है पेज नंबर 356। 356 के अंदर मैन की ये सारी बनी हुई है, पिक्चर बहुत अच्छी बनी हुई है। आपको ना ऑर्गन्स की पिक्चर के साथ बनी हुई है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे थे कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर ओबेसिटी भी होती है। तो कुशिंग सिंड्रोम में डिफ्रेंशिएट आप कैसे करे थे कि सिंपल ओबेसिटी या कुशिंग सिंड्रोम है? इसमें पेशेंट प्रेजेंट करा होता है हाइपरग्लाइसीमिया के साथ। कैसे प्रेजेंट करता है? हाइपरग्लाइसीमिया के साथ। ठीक है, और इसमें मसल्स की मायोपैथी भी हो रही होती है और एब्डोमिनल स्ट्राया भी आते हैं। A young man presented to you with the problem of no exertion, no erection and gynecomastia due to increase of which one of the following hormone? तो प्रोलैक्टिन अगर उसमें ज़्यादा हो जाता है मेल के अंदर तो वो क्या कॉज करवाता है? गायनिकोमेजिया कॉज करवा देगा और उसमें इरेक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोलैक्टिनोमा की वजह से हो रहा है। 125 years old female complain of गैलेक्टोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। तो ये भी हमने बात की कि मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा क्या करवाता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया या GnRH को इनहिबिट कर देगा और इसकी वैल्यू अगर 6000 है तो ये मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा है। अगर इसकी वैल्यू 1000 से कम है इट इज़ कॉज ड्यू टू स्ट्रेस एंड ड्रग्स। अगर इसकी वैल्यू 1000 से 5000 के दरमियान है ये आएगा माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा। अगर 5000 से ज़्यादा है तो मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा। और प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है? मिल्क की प्रोडक्शन कर रहा होता है। अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि GnRH को ये इनहिबिट कर रहा होता है। तो
प्रोलॉन्ग टर्म में ये इनफर्टिलिटी भी कॉज करेगा या लैक्टेशनल एमेनोरिया कॉज करेगा, ठीक है, और ओवुलेशन भी इनहिबिट हो जाएगी क्योंकि FSH LH ये भी डिक्रीज हो जाएंगे। 131 a patient having thioma with bilateral ptosis and proximal muscle weakness, what test will help to diagnose? तो इसमें आप क्या करवाएंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, ये किसका सारा सिनेरियो है, माइस्थेनियस ग्रेविस का। तो उसमें आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ACH रिसेप्टर एंटीबॉडी, और कंफर्मेशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इनिशियल टेस्ट क्या करवाते हैं, नियोस्टिग्मिन के थ्रू, और मेंटेन थेरेपी में पायरेडोस्टिग्मिन देंगे, ठीक है, क्योंकि ये और फाइजोस्टिग्मिन देते हैं क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और जाके एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज कर लेती है, ठीक है। ये सारे एक्सप्लेनेशन के MCQs एग्जाम में आते हैं। फीमेल ऑन स्टीरॉइड फॉर 7 years केम फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन फर्स्ट टू ट्रीट। सबसे पहले कोई भी चीज़ें आपके पास पेशेंट सर्जरी के लिए आया है, कुशिंग सिंड्रोम के साथ आया है, किसी भी मसले के साथ आया है, सबसे पहले आपने उसकी हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है, देन नेक्स्ट काम करना है। प्रोपाइल थायोयूरासिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। कब देते हैं, ग्रेव्स डिजीज में, प्रेगनेंसी में कब देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड में या थर्ड में। प्रोपाइल थायोयूरासिल कब देंगे, वेरी गुड, फर्स्ट में। और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सी ड्रग देंगे, ये नेक्स्ट MCQs है, वेरी गुड, मेथिमाजोल देंगे, ठीक है। और मेथिमाजोल जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड कैसे सेपरेट करता है, लिम्फ नोड्स के थ्रू। फॉलिकुलर कार्सिनोमा का फीचर क्या है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा ये वस्कुलर इन्वेजन के थ्रू सेपरेट करता है, ठीक है। अगर कोई थर्ड एडिशन से कर रहा है तो वो काइंडली बता दे। इनिशियल टेस्ट टू डिफरेंशिएट सिंपल ओबेसिटी हमने कर लिया कि पहले तो हमने बात की थी कि कुशिंग के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आ रहा है, इसमें अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करवाएंगे, 24 hours यूरिनरी कोर्टिसोल लेवल। पेशेंट प्रेजेंट विद एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, सोडियम डिक्रीज्ड है 130 पे है, पोटाशियम रेज्ड है 5.4 पे है। तो एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलीमिया, ठीक है। तो ये किसका सिनेरियो है, एडिसन डिजीज का सिनेरियो है, और हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है। PCOS के अंदर इंक्रीज इन एंड्रोजन्स क्या करवाते हैं, LH इंक्रीज करवा देंगे, और इंसुलिन भी, तो ये क्या कॉज करेंगी, PCOS में LH का लेवल इंक्रीज होता है। इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम एसोसिएटेड विथ PTH, अगर ज़्यादा हुआ कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, डायरेक्टली हमने कल बात की थी, डायरेक्टली किडनी से एब्जॉर्ब करेगा, इनडायरेक्टली विटामिन D को कहेगा कि आप इंटेस्टाइन से या बोन से रीएब्जॉर्ब कर लें, और फॉस्फेट को कम एब्जॉर्ब करेगा, उसे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर देगा। 141 68 years old woman with poor dietary habit and sedentary lifestyle having fracture of femur, नेक का फ्रैक्चर हो गया फीमर का, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी। ओल्ड एज है ना, 68 years की है, तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी ओल्ड एज में जाके मेनोपॉज हो जाता है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। ऑस्टियोप्रोसिस और बोन फ्रैक्चर ज़्यादा हो जाते हैं ना ओल्ड एज में चांसेस जाके, इसलिए कहते हैं कि ओल्ड एज की फीमेल्स को कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। एक गर्ल विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें क्या चीज़ रेज्ड हो जाएगी, PCOS में अभी हमने बात की, इंसुलिन और LH का लेवल रेज्ड होता है, इंसुलिन के साथ यहाँ ऐड कर लें LH भी रेज्ड होता है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन एंड हेडेक की किस में आता है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, और यूरिन के अंदर वैल्यू किस चीज़ की आती है, विनाइल मैंडेलिक एसिड की रेज्ड आ जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंक्रीज इन कैल्शियम फॉस्फेट ड्यू टू, किस में इंक्रीज होता है, अगर विटामिन D की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा रेज्ड हो जाता है कैल्शियम और फॉस्फेट का। पेशेंट हैज़ डिवेलप मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर के अंदर TSH का लेवल फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, इन क्लिनिकल सेटिंग 50 मेल्स विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो आप इसमें क्या चेक करेंगे, मेटानेफ्रिन की, किसके लिए चेक करें, किसकी बात करें, क्या हो सकता है, 50 मेल्स का अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, VMA किसके लिए कर रहे थे, इन मेल्स को क्या हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा को रूल आउट करने के लिए मेटानेफ्रिन। फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंक्रीज menstrual bleeding, image show endometrial hyperplasia, it is more likely due to excess of which hormone,
तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इसका कॉज क्या हो सकता है? अगर एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या कॉज कर सकता है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। फीचर ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्या हो जाएगा? हाइपर, ये कौन सी डिजीज़ है? एडिसन डिजीज़। इसमें क्या होता है? हाइपोटेंशन, बीपी कम होगा, पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया और स्किन की पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। डेल्टा हाइपोनेट्रीमिया भी होगा, लेकिन इसका मेन फीचर होता है हाइपरकैलीमिया। ठीक है, हाइपरकैलीमिया आप ऐसे करना है, अल्फा इज ग्रेटर देन डेल्टा, और अगर ऑप्शन में हाइपोटेंशन होता तो आप उसको भी बाद में रख लेते। ठीक है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन डेल्टा। मेन इसमें पोटाशियम रेज्ड होता है, हाइपरकैलीमिया होता है। पेशेंट प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ शिजोफ्रेनिया केम विद हाई प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन अगर 1000 से ज़्यादा इट इज़ माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा। Diabetic patient with the type 4 hyperlipidemia having cholesterol 8 पे ट्राइग्लिसराइड लेवल रेज्ड है, ये किस में होता है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस के अंदर। टाइप 4 डायबिटीज़ के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है डायबिटिक पेशेंट में, तो वो इंसुलिन सारा उस मेटाबॉलिज्म भी सारा उसका डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, फैट्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। 30 years लेडी विद वेट लॉस फॉर 3 months, वीकनेस, पाल्पिटेशन, सोडियम हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरकेलीमिया है, तो ये एडिसन आ गई, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। 152 35 years ओल्ड फीमेल विद टाइप 1 डायबिटीज़ हैड ए फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में किसकी डेफिशिएंसी होती है? इंसुलिन की। पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक एंड नोजिया टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एंटी डिप्रेसेंट्स क्या कॉज कर देती हैं? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया ना पेशेंट में, और एंटी डिप्रेसेंट्स की हिस्ट्री है तो SIADH। हाइपोनेट्रीमिया के साथ प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा। ठीक है, आफ्टर हाइपोफाइजेक्टमी विद सेल्स विल बी अफेक्टेड, तो फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड अफेक्टेड होते हैं, हमने कल भी किया था। Patient presented with bone pain and fracture, labs show high parathyroid hormone. This is most likely raised in which one of the following? तो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का पेशेंट प्रेजेंट करता है बोन एंड ग्रायोन पेन्स के साथ, इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल रेज्ड होता है। 156 प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4, इंक्रीज TSH। तो लिम्फोसाइट प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर अभी हमने SK में भी किया है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में हाशिमोटो कैसे प्रेजेंट करता है? लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है, और ये प्रेग्नेंट में मोस्टली फीमेल्स के अंदर भी मोस्टली प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, जो कि एक टाइप है हाइपोथायराइडिज्म की। इसमें T3 एंड T4 डिक्रीज होंगे, TSH रेज्ड होगा और लिम्फोसाइट भी रेज्ड आएंगे जब आप एस्पायरेट करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि हाशिमोटो मोस्ट कॉमन टाइप है हाइपोथायराइडिज्म की, इसमें हुर्टल सेल्स आते हैं और लिम्फोसाइट का एग्रीगेट आता है विद द जर्मिनल सेंटर्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? ड्राई गैंग्रीन। लेकिन अगर डायबिटिक फुट की बात की जाए तो डायबिटिक फुट की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? वेट गैंग्रीन। ठीक है, और अगर लिम्फ की बात की जाए, लिम्फ्स के अंदर ड्राई गैंग्रीन होती है और डायबिटिक फुट के अंदर वेट गैंग्रीन होती है। ठीक है, ये फुट और अपने तीनों याद रखनी है। 32 years old disease female present with a low cortisol. What question you will ask to cause rule out low cortisol? तो लो कोर्टिसोल कब हो सकते हैं? अगर वो एक्सोजीनस स्टीरॉइड्स ले रहा है, अगर वो कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, तो वो क्या करेंगे? बॉडी के जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड की सप्रेशन कॉज कर देंगे, बॉडी का अपना कोर्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए स्टीरॉइड जब भी आपने देने, आपने उसे डिक्रीज, जब आपने टेपर ऑफ करने हैं तो एब्रप्टली नहीं कम कर देने, सडन उसकी डोज डिक्रीज करके टेपर ऑफ करने हैं। हार्मोन रेज्ड इन एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी में हार्मोन कौन सा रेज्ड हो जाता है? कोर्टिसोल। हमने कल भी बात की थी। स्ट्रेस के अंदर भी हार्मोन कौन सा रिलीज हो जाता है? कोर्टिसोल। ए पेशेंट प्रेजेंट विद इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया, अंदर से वो फीमेल है लेकिन बाहर से वो मेल है, तो ये किस में आता है? 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज में या एड्रिनल कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर। अंदर से वो फीमेल है, बाहर से वो मेल है, तो यानी कि अंदर उसके यूट्रस और विजाइना प्रेजेंट होगी। ठीक है, या ओवरीज भी हो सकती हैं। ठीक है, और विजाइना की जगह इसमें बाहर से जो
या पीनस होगा या टेस्टिस होंगी, स्क्रोटम होगा, ठीक है। बाहर से उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल्स की तरह है, अंदर से वो फीमेल है। किसमें आता है? 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में डिजीज कौन सी होगी? एड्रीनल कॉर्टिकल हाइपरप्लेसिया या CH कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया। एडिसन डिजीज का एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा, इसमें यही है सिंपली, मुश्किल MCQs है। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि इसका डिजीज़ का नाम है CAH कॉर्टिकल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया, इस नाम से भी आता है। और दूसरा, इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये मैं आपको टेबल बता देती हूँ जो फर्स्ट एड का है। फर्स्ट एड का पेज नंबर 339, इसमें टेबल बना हुआ है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है? सेक्स हार्मोन्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, एंड्रोजन्स बेसिकली इसमें एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। वो एक डिफरेंट, अभी आप इसे मिक्स ना करें, ठीक है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना, फिर आपको ये भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और कोर्टिसोल बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन्स ज़्यादा होने की वजह से क्या हमारे पास हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इसमें इतना रेज्ड हो जाता है कि अंदर से, चाहे वो फीमेल्स बन रही होती है, मतलब जेनिटेलियाज के अंदर इफेक्ट आ जाता है एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। क्या आएगा? अंदर से वो फीमेल है, ये नहीं कि चेंज है, अंदर कुछ और सेक्स ऑर्गन पड़े हुए हैं, बाहर से वो कुछ और है, ठीक है। सिंपली ये होता है। अब इस केस में अंदर से अगर वो इंटरनल जेनिटेलिया, जब आप इसकी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या कैरियोटाइपिंग करवाते हैं, तो अंदर उसके क्या प्रेजेंट हो सकता है? यूट्रस, ओवरी, या ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन एक्सटर्नली उसमें या पीनस प्रेजेंट होगा, स्क्रोटम होगी या टेस्टिस होंगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्जेनिटल, ठीक है। इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है? 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो रही है इसमें, ठीक है। अब इसका आपको बेसिक क्लियर हो गया। इसमें एंड्रोजन्स बेसिकली ज़्यादा होते हैं और कोर्टिसोल कम होता है, और हाइपरकैलीमिया होगा, साथ हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगी। एम्बिगुअस जेनिटेलिया, इसमें आपने सिंपल क्या याद रखना है? एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगी, यानी कि बाहर से वो कुछ और होंगे और अंदर से वो कुछ और होंगे, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ ज़्यादा हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है इसमें एंड्रोजन्स। बस आप चीज़ों को ना सिंपल लेके चलें, एंड्रोजन्स ज़्यादा हो जाएंगे और कोर्टिसोल इसमें डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा इसका, ठीक है। मैम, डिक्रीज कॉर्टिसोल का तो इसकी फिनोटाइप के ऊपर कोई हाँ, इम्पैक्ट नहीं है ना? इतना नहीं आएगा। हमें जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो इंक्रीज एंड्रोजन्स की वजह से ही नजर आ रहा है। एंड्रोजन्स की वजह से, इंक्रीज एंड्रोजन्स की वजह से, ठीक है। कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो गए तो वो उसने एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया कर ली, या एम्बिगुअस जेनिटेलिया के अंदर से अंदर कुछ और होंगे, बाहर कुछ और होंगे, या मिक्स्ड हो सकते हैं, ठीक है। 161 एडिसन डिजीज में पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है? हाइपरकैलीमिया के साथ, हाइपोनेट्रीमिया के साथ और हाइपोटेंशन के साथ। ग्रेव्स डिजीज में कौन सी होती हैं? TSI एंटीबॉडीज होती हैं। TSI कौन सी होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। और इसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 2 होती है। नेक्स्ट MCQs, इन ग्रेव्स डिजीज एक्सोफ्थेल्मोस क्यों बन रहा होता है? ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकेंस की वजह से। मेडलरी कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर कौन सा? कैल्सिटोनिन। इफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अफेक्टेड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे थे? ADH एंड वेजोप्रेसिन। अप्रोप्रिएट टेस्ट, ग्रोथ हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ हार्मोन को अपने फंक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? इंसुलिन। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी, आप क्या चेक करेंगे? इंसुलिन का लेवल चेक करने के लिए आप इंसुलिन स्टिमुलेशन टेस्ट करवा लेंगे। फीमेल पेशेंट हैविंग वेट गेन फील स्लीपी, हर थायराइड प्रोफाइल अवेटेड, ANA उसका पॉजिटिव आ गया है, तो वेट गेन की हिस्ट्री के साथ है, थोड़ा थोड़ा वो स्लीपी है, तो ये प्रोफाइल किसके अंदर आती है? हाइपोथायराइडिज्म की पिक्चर है, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर वेट लॉस होगा ना,
हाइपरथायराइडिज्म के अंदर वेट लॉस होगा और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर वेट गेन होता है, ठीक है। तो वेट गेन से भी आपने पता चल गया कि वो वेट गेन है, स्लीपी है थोड़ा सा, तो हाइपोथायराइडिज्म की पिक्चर है। 168 वुमेन विद हाइपरथायराइड फीचर विद ग्वाइटर डायग्नोज विद आयोडीन डेफिशिएंसी, कॉज ऑफ क्या है, इम्प्रॉपर डाइट। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की कॉज क्या है, इम्प्रॉपर डाइट, कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें आयोडीन है ही नहीं, इसलिए अब हम न्यू गाइडलाइंस में क्या होता है कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें डाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो, ग्वाइटर के केसेस कम हो जाएं। What is the likely cause of secondary hyperaldosteronism? Secondary hyperaldosteronism में क्या होता है, रेनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी विद डिक्रीज TSH एंड इंक्रीज T3 एंड T4, ठीक है। तो इसमें आपने प्रेग्नेंट लेडी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी ड्रग देनी है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, क्योंकि ये प्लेसेंटा को ब्लड ब्रेन बैरियर को प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथीमाजोल दे देनी है, ठीक है। पेशेंट विद एब्सेंट यूट्रस इन लार्ज क्लाइटोरस ब्लाइंड एंडेड विजाइना, तो इसमें क्या आ गई है, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम आ गई है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यूट्रस तो एब्सेंट है लेकिन जो क्लाइटोरस है वो इनलार्ज है और विजाइना भी ब्लाइंड एंडेड है। मतलब कोई इतना मसला चल रहा है कि फीमेल है लेकिन उसमें यूट्रस भी नहीं है और ब्लाइंड एंडेड विजाइना है और क्लाइटोरस भी जो है वो इनलार्ज है, तो ये एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम के अंदर ऐसे हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें किसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है कि इसमें जो सेक्स हार्मोन्स है या एंड्रोजन्स है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, एटिपिकल जेनिटेलियाज बन सकते हैं, या जो एब्सेंट यूट्रस है किसकी वजह से होता है, इसमें जो एंड्रोजन्स हैं उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में पोस्ट पैरेंटल पीरियड के अंदर, यानी कि पोस्ट पैरेंटल पीरियड वो होता है जब आपने फूड खा लिया है, खाना खाने के बाद उसमें ग्लूकोज का लेवल, खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होगा ना। और जब ग्लूकोज का लेवल रेज्ड है तो इंसुलिन का लेवल भी रेज्ड आएगा, तो दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं। हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस लीडिंग टू एन वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये किसके साथ आ रही होती है, कौन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। ए वुमन हैज़ कोल्ड इंटॉलरेंस विच टेस्ट टू बी डन टू नो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म टेस्ट को आपने चेक करने के लिए TSH करवा लेना है एंड फ्री T4 करवाना है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट इसको भी कंफर्म कर लेते हैं हम। ये आई थिंक रीनल के अंदर आपकी ज़्यादा अच्छी दी हुई है ना, जो सारी कौन सिंड्रोम्स वगैरह हैं। कौन आई थिंक सेकेंडरी के साथ ही एसोसिएटेड है, प्राइमरी के साथ नहीं आता। एंडो में भी है, एक मिनट रुके मुझे निकाल लेने दें फिर। ये सेकेंडरी के साथ ही आएगा वैसे तो। एक मिनट, हाँ कौन दिया हुआ है, प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर, ठीक है, प्राइमरी के अंदर आया हुआ है, ठीक है। और इसमें रेनिन का लेवल कम हो जाएगा, अल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी के अंदर हमने क्या बात की है कि सेकेंडरी के अंदर रेनिन का लेवल ज़्यादा होगा, अल्डोस्टेरोन तो दोनों में ही ज़्यादा है, ठीक है। जब रेनिन का लेवल ज़्यादा आएगा तो सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा, और जब रेनिन का लेवल कम होगा और अल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगी तो वो प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म होगी। कौन सिंड्रोम उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। रीनल आर्टरी सेकेंडरी में आ जाएगी, ठीक है, रीनल आर्टरी सेकेंडरी में आएगी। रिपीट कर दूं, देखें, प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, इसमें क्या होता है, नाम से आपको क्या पता चल गया, प्राइमरी हाइपर है ना, यानी कि अल्डोस्टेरोन का लेवल तो रेज्ड ही है दोनों में, दोनों का नाम है हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। तो अल्डोस्टेरोन लेवल का तो दोनों में रेज्ड होगा,
अब प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि रेनिन का लेवल कम होता है, प्राइमरी में रेनिन का लेवल कम होता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है कि रेनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, रेनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं आपको लिख भी देती हूँ। सेकेंडरी के अंदर रेज्ड होगा और प्राइमरी के अंदर डिक्रीज होगा, ठीक है। और आल्डोस्टेरोनिज्म तो उसके नाम ही बता रहा है कि वो प्राइमरी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म है या सेकेंडरी है, तो नाम आल्डोस्टेरोन तो दोनों में ज़्यादा होगा, ठीक है। कौन सिंड्रोम किसके अंदर आता है, प्राइमरी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। इन SiADH2 क्या है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन आता है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होती है और बहुत ज़्यादा वाटर होता है, साथ हाइपोनेट्रीमिया होता है। Diabetic patient present with nausea, headache who is receiving antidepressant drugs become polyuric and सोडियम उसकी कम है, तो ये दोबारा कौन सी आ जाती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स, क्योंकि इसमें पोलीयूरिया यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है उसे, ठीक है। तो ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स है। ये भी एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हो रहा है। आपने एंटी डिप्रेसेंट्स को देख के SiADH की तरफ नहीं जाना। SiADH के अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन आता है, ठीक है। और अगर एंटी डिप्रेसेंट के साथ हाइपोनेट्रीमिया के साथ यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो डायग्नोसिस क्या होगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स। नेक्स्ट टाइम से यूज़ है, इन ए पेशेंट विद डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स डेली GFR इज़ 150 लीटर विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है। ये अब आपको GFR ना सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो यूरिन का जो फ्लो रेट है डेली अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 10 लीटर्स पर डे आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एब्सेंस में बात करी है कि अगर ADH एब्सेंट है तो मैंने इसकी सारी कैलकुलेशन की हुई है, वो भी मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें GFR से आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये बस आपको मिक्स करने के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा कैलकुलेशन मैं आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। 178 30 years old female presented to OPD with excess hair growth, hypertension, hyperglycemia and hyperpigmentation। तो hyperpigmentation किसके अंदर होती है, हाइपरपिगमेंटेशन, ठीक है, एडिसन्स एडिसन में, डिजीज। ठीक है। एडिसन डिजीज में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, ACTH ज़्यादा होता है, कोर्टिसोल कम होता है। एंटीबॉडी थायराइड डिजीज में कौन सी बनती है, एंटी थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज। C सेल रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किसके साथ रिलेटेड होते हैं, मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के साथ। सॉरी मिनरलो मैम, मैं इंटरप्ट करी मैम। एडिसन्स डिजीज में तो प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होता है ना, बेसिकली प्राइमरी डेफिशिएंसी होता ऑफ है। एल्डोस्टेरोन। थैंक यू मैम। एडिसन के अंदर कोर्टिसोल कम होता है ना, आल्डोस्टेरोन कम होगा, कोर्टिसोल कम होगा उसमें, ठीक है। एसिड कुशिंग का सिनेरियो, एक मिनट इसको दोबारा रीड करते हैं हम। एक्सेस हेयर ग्रोथ, एक्सेस हेयर ग्रोथ आपको किसकी तरफ लेके जा रहा है, हिर्चुरिज्म की तरफ लेके जा रहा है। हाइपरटेंशन है, एडिसन डिजीज के अंदर हाइपोटेंशन होती है, एडिसन डिजीज के अंदर हाइपोटेंशन होती है, ठीक है। तो ये ACTH ज़्यादा, पहले हम इसे रीड करते हैं अच्छे से। हिर्चुरिज्म आ रही है, एक्सेस हेयर ग्रोथ, ये किसके अंदर होती है, कुशिंग के अंदर। हाइपरटेंशन कुशिंग में होती है, एडिसन के अंदर हाइपोटेंशन होती है। हाइपरग्लाइसीमिया कुशिंग के अंदर होता है, हाइपर पिगमेंटेशन दोनों में हो सकती है, ठीक है। अडीमेटस फेस है यानी कि कुशिंग वाला फेस है, और इंक्रीज फैट है चेस्ट, यानी कि वो इसे कि हम क्या कहते हैं, बफेलो हम्प कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी तरफ जा रही हैं, कुशिंग सिंड्रोम के डिजीज़ की तरफ जा रही हैं कि ACTH का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये कुशिंग डिजीज़ की तरफ जा रहा है। इसका डायग्नोसिस क्या है, कुशिंग डिजीज़, ठीक है। हमने जल्दी जल्दी में वो हाइपर पिगमेंटेशन को आपने एडिसन की तरफ नहीं लेके जाना, ठीक है। और एडिसन के अंदर क्या मैम होगा, मुझे ये लगा कि आपने हाइपर पिगमेंटेशन हाँ, के रीजन पूछे हैं ना, तो मैंने सिनेरियो को अलग से, मैंने इसलिए आपको कह दिया कि हाइपर पिगमेंटेशन में एडिसन्स भी आ सकते हैं। कोई बात नहीं, वो कुछ मेलानिन तो दोनों में रेज्ड हो सकता है। अच्छा, एडिसन की अब हम बात कर लेते हैं। एडिसन में क्या होता है, कोर्टिसोल कम होता है, आल्डोस्टेरोन भी कम होगा, हाइपोटेंशन होगी, हाइपरकैलीमिया होगा, साथ कोर्टिसोल और ACTH दोनों का लेवल कम होता है, ठीक है। एडिसन के अंदर पोटाशियम हाइपरकैलीमिया होगा, कोर्टिसोल का लेवल कम होता है और आल्डोस्टेरोन का लेवल भी कम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनरलोकोर्टिकॉइड सिक्रेटिंग ट्यूमर सीरम फाइंडिंग विल बी, तो मिनरलोकोर्टिकॉइड जो सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है उसमें
हम इसे रीड करते हैं एक्सप्लेनेशन को। मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटिंग ट्यूमर किसकी वजह से होता है? उसमें अल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगा, अल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा विच कॉज इंक्रीज हाइड्रोजन, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन की सिक्रेशन करवा देगा, पोटाशियम को भी एक्सक्रीट कर देगा, सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। बॉडी के अंदर जब हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो जो कैल्शियम है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लेगा, तो ओवरऑल बॉडी के अंदर सीरम के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटिंग ट्यूमर में सीरम फाइंडिंग में क्या आएगा? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है। 182 what is the initial test commonly used to differentiate between simple obesity and Cushing? ये repeated MCQs है। 183 hyperthyroidism clinical signs are due to which one of the following? hyperthyroidism में क्या होता है? लिपोलाइसिस इंक्रीज हो जाती है। एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। एक्सेसिव थायराइड हार्मोन लेवल स्टिमुलेट करते हैं लिपोलाइसिस को। एज ए रिजल्ट इंडिविजुअल्स विद हाइपरथायराइडिज्म ऑफन एक्सपीरियंस वेट लॉस despite an increased appetite as their body utilizes stored fat for energy. This can lead to muscle wasting and a range of other symptoms associated with increased metabolic activity. नेक्स्ट MCQ है इंक्रीज ADH। अगर ADH ज़्यादा होगा तो वो क्या कॉज करेगा? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कर लेगा ना। जब वाटर को बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा तो कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा या डाइल्यूटेड आएगा? कंसनट्रेटेड आएगा। तो कंसनट्रेटेड यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी। तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है और प्लाज्मा डाइल्यूटेड है, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। ठीक है, ऑप्शन बीटा। इन हाइपरथायराइडिज्म टेकिकार्डिया क्यों होता है? एड्रेनालिन ज़्यादा होने की वजह से। A patient 7 years old boy presented in drowsiness condition. His urine osmolarity ज़्यादा है, 600 है। यूरिया 15 है, सोडियम हाइपोनेट्रीमिया है, पोटाशियम ठीक है। तो जब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो, साथ हाइपोनेट्रीमिया हो, तो आप क्या चूज़ कर सकते हैं? SIADH। ठीक है। और ये कौन से लंग कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड थी? हमने निमोनिक किया था स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ, या ओट सेल कार्सिनोमा भी उसका दूसरा नाम है। A patient after CVA hemorrhage has loss of appetite to food and drink and tendency to throw. Cause of his decreased thirst. तो उसमें डिक्रीज, उसे प्यास अब कम क्यों लग रही है? लॉस ऑफ एपिटाइट टू फूड एंड ड्रिंक, वेजोप्रेसिन की वजह से, ADH की वजह से। ए पेशेंट हैज़ एपिसोडिक हाइपरटेंशन, कैटिकोलामाइंस का ट्यूमर है, तो वो कौन सा ट्यूमर है? ये इसका डायग्नोसिस पहले बताएं क्या होगा? डायग्नोसिस फियोक्रोमोसाइटोमा में कौन से सेल्स आते हैं? क्रोमोफिन सेल्स। A patient has adrenal gland mass and catecholamine increases the level. This is likely benign medullary carcinoma. There is no edema due to increased aldosterone because of escape mechanism. कल मैंने ग्रुप में escape mechanism सेंड किया था, किसी ने रीड किया तो मुझे एक्सप्लेन करें। मैंने ग्रुप में आपके साथ शेयर किया था। एस्केप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन तो करें। ठीक है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो फर्दर आगे ADH को, या ठीक है, तो नेट्रियूरिसिस करवाते ताकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एडिमा डेवलप नहीं होता। ठीक है, अल्डोस्टेरोन अगर फर्दर इंक्रीज भी हो तो एडिमा नहीं होता क्योंकि नेट्यूरिसिस हो रही होती है, सारा सोडियम जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। 190-125 ओल्ड पेशेंट हैविंग डीप पिगमेंटेड स्किन लीजन ऑन बैक, lips and cheeks. There is family history of diabetes. What is suitable pathogenesis of this disease? तो जो डायबिटीज़ है वो आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, नेट्यूरिसिस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको समझ आ गया है एस्केप मैकेनिज्म। ए पेशेंट विथ एडिसन डिजीज प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी विद विच कॉम्प्लिकेशन, तो क्या हो सकती हैं? हाइपरकैलेमिया हमने बात की थी ना, एडिसन क्राइसिस हो सकती है। एडिसन क्राइसिस में पेशेंट कोमा में भी चला जाता है और ये इसमें बहुत ज़्यादा हाइपरकैलेमिया हो जाता है। ठीक है,
एडिसन क्राइसिस में क्या क्या हो जाएगा? एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड शॉक, और इसमें क्या होगा? हाइपरकैलेमिक पैरालिसिस भी हो सकते हैं। 11-year-old boy having polydipsia, polyphagia, polyuria, weight loss with fasting, hyperglycemia, इसमें क्या आ जाएगा? इंसुलिन डिपेंडेंट। बच्चों के अंदर कौन सी होती है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 1 के अंदर आप इंसुलिन दे रहे होते हैं ट्रीटमेंट में, और टाइप 2 के अंदर आप एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SIADH, इसमें क्या होता है? हाइपर ऑस्मोलर यूरिन होता है, कंसनट्रेटेड होता है, और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बहुत कम होती है, साथ हाइपोनेट्रीमिया होता है। पेशेंट हैज़ कंप्लेन ऑफ पॉलीयूरिया बट ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ADH नॉर्मल है। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूरिन का लेवल, यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ब्लड ग्लूकोज के लेवल भी नॉर्मल होंगे, ADH भी नॉर्मल होगा। ठीक है। 196 2 years old child presented with, रिपीट कर दूं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है आपके पास? जब भी पॉलीयूरिया आएगा तो आप क्या चूज करेंगे? आपको पता चल जाएगा कि ये अब SIADH नहीं है, ये नेफ्रोजेनिक है, सॉरी डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है। तो ADH का लेवल नॉर्मल है, यानी कि ADH प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंट है किडनीज के ऊपर, वो किडनीज के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा कि वो बॉडी को वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, प्रोड्यूस तो हो रहा है, उसकी वैल्यू तो नॉर्मल है। ठीक है। इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर मसला नहीं है, ब्रेन से ठीक प्रोड्यूस हो रहा है, किडनीज के अंदर मसला आ रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट MCQs है सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैम पेरिफेरल या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस 2 टाइप्स की होती है ना, तो अगर एमसीक्यूज में ये ऑप्शंस हो, मतलब ये होगा, इतना पॉसिबल नहीं होगा नहीं, कि वो इसमें ऐसे ही आता है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस आपसे पूछेगा या सेंट्रल पूछेगा। ठीक है। ये ठीक पेरिफेरल वाला मैम, ऑप्शन आपके लेवल पे नहीं आता। ठीक है मैडम, ठीक है। रुको मैं आपको इसका रेफरेंस देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। 2 years old child presented with midline swelling just below the head bone. The swelling was noticed at 3 months of age, slowly increasing in size with no movement on protrusion of the tongue. The condition is most likely ectopic thyroid gland. अब इसे explanation को पहले रीड करते हैं। कहते हैं कि जो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट होती है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो हो तो वो प्रोट्रूजन के साथ आप पेशेंट कहते हैं कि जुबान बाहर निकालें, जब अपनी टंग को प्रोट्रूड करेगा तो वो उसके साथ मूव करेगी। ये कौन सी होती है? थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। लेकिन जब एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड है तो वो टंग की स्वेलिंग के साथ, जैसे आप कहेंगे कि पानी पिए, पानी भी पिए, या फिर प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ वो मूव नहीं करेगी। अगर आपके पास प्रोट्रूजन टेस्ट नेगेटिव आता है, इट्स मीन इट्स एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। अगर प्रोट्रूजन के साथ वो मूव करती है देन इट्स थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। इफेक्ट ऑफ गिविंग T4 टू द गर्ल विद हाइपोथायराइडिज्म इज, T4 जब आप देंगे, थायरोक्सिन देंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से, तो उसका क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इफ फीचर ऑफ मिनरलोकोर्टिकॉइड का ट्यूमर क्या कॉज करवाता है? हाइपोकैलेमिया। ठीक है। मिनरलोकोर्टिकॉइड का ट्यूमर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। एक्टोपिक थायराइड हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, कहाँ से रिलीज होता है? एक्टोपिक है ना, तो ये कार्सिनोमा ऑफ द लेरेंक्स या ब्रोंकस से सिक्रीट हो रहा होता है। लेरेंक्स आता है वैसे आपके पास। ठीक है। ये मैंने पहला MCQ पढ़ा है कि जहाँ एस केस के अंदर इसमें आपके पास लेरेंक्स आएगा। अच्छा, ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा नहीं है। ठीक है। ये कार्सिनोमा ऑफ द लेरेंक्स या ब्रोंकस है आपके पास। ठीक है। एक्टोपिक जो थायराइड हार्मोन है ना, वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से रिलीज नहीं होता, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरेंक्स से रिलीज होते हैं। ठीक है। और स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से कौन कौन सी चीज़ रिलीज हो रही थी? SLE वाली चीज़ें आ जाएंगी। पोटाशियम इज 3
ड्यू टू इंक्रीज इन, अगर अल्डोस्टेरोन होगा तो वो क्या करता है, पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा और सोडियम को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 100 MCQ सबको क्लियर है। SLE में मैं आपको बताती हूँ, निमोनिक है, S फॉर SIADH, E फॉर लैम्बर्ट ईटन और ACTH इसमें रेज्ड हो जाता है। L फॉर लैम्बर्ट ईटन 189। A patient has adrenal gland mass and catecholamine increase। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर अगर मैस है और कैटिकोलामाइन इंक्रीज करें तो ये कौन सा ट्यूमर हो सकता है, बिनाइन मेडलरी कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। E4 हमने यही बात की है, SLE के अंदर SIADH आता है वैसे इसके अंदर, ठीक है, एक्टोपिक ACTH, ठीक है। रिपीट किस चीज़ को कर दूं, इस निमोनिक की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग अब बाकी खुद टाइप करें क्योंकि मैंने ये बहुत दफ़ा आप लोगों को लेक्चर्स में करवा दिए हैं। S फॉर SIADH, L फॉर लैम्बर्ट ईटन, और आगे E फॉर एक्टोपिक ACTH। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, हाँ ये डॉक्टर सहर ने अच्छे से बता दिए, आप सब लोग बुक में नोट डाउन कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बार बार इतनी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट 100 MCQs है ना, वो हम कल आपकी दोनों कल का शेड्यूल आपके साथ शेयर हुआ है। एस्केप मैकेनिज्म मैं ग्रुप में दोबारा भेज देती हूँ। यहाँ पे कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके काइंडली एस्केप मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमने कर लिया बहुत दफ़ा इसे। अब मैं आप लोगों से सुनूंगी, जो चीज़ हमने कवर कर ली है वो नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे सुनूंगी वो चीज़, ठीक है। माइक ऑन करके काइंडली कोई एस्केप मैकेनिज्म को रिपीट करें। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, अल्डोस्टेरोन जो है ना वो बॉडी के अंदर सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये उस कंडीशन के अंदर होता है। और एस्केप मैकेनिज्म क्या होता है कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जब इंक्रीज होता है तो वो बॉडी के अंदर जो फर्दर अल्डोस्टेरोन का लेवल को रेज्ड होने से डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा अगर अल्डोस्टेरोन रिलीज हो भी रहा है तो वो क्या करे, ऐसे तो सोडियम की अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो बॉडी के अंदर अडीमा हो जाएगा, तो उसने फर्दर बॉडी के अंदर सोडियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवाने के लिए वो क्या करेगा, नेट यूरिसिस करवा देगा, ठीक है। वो क्या करवाएगा, नेट यूरिसिस करवा देगा। नेट यूरिसिस का क्या मतलब है कि जो सारा एक्सेस सोडियम है, सॉरी नेट यूरिसिस स्पेलिंग गलत हो गए हैं, नेट यूरिसिस, ठीक है। तो वो क्या करेगी, ACTH एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या करेगी, उसकी वजह से नेट यूरिसिस होगी। जो आपके पास एक्सेसिव सोडियम है वो एब्जॉर्ब होने की बजाय यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, इस तरह बॉडी में एडिमा नहीं होगा। इसे कहते हैं एस्केप मैकेनिज्म। एस्केप का नाम ही आपको बता रहा है कि वो एस्केप कर रहा है बॉडी से। फर्दर एडिमा से बचाने के लिए बॉडी ने एक सोल्यूशन निकाला है कि जैसे भाग जाता है ना आप किसी चीज़ से, तो वो बॉडी ने एडिमा से बचाने के लिए सोडियम को भगा दिया बॉडी से। कैसे भगा दिया, उसे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया। इसे कहते हैं एस्केप मैकेनिज्म, ठीक है। फर्दर मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट दोबारा शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आज वाले जो 200 MCQ से पहले अब मैं ऐसे आपसे क्वेश्चनिंग करती हूँ। अब पहले मुझे ये बताएं कि कल का शेड्यूल आपके साथ ग्रुप में शेयर हो गया या अभी होना है।
मैम अभी शेयर नहीं हुआ, काइंडली आप बता दें अगर आपके नॉलेज में कुछ है। मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो नेक्स्ट 200 एमसीक्यूज़ है ना, मुझे आज की क्लास बस मैंने 4 PM तक आपकी लेनी है, लेकिन नेक्स्ट एमसीक्यूज़ मैं ही आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है? तो आज मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि आपके जो नेक्स्ट 150 एमसीक्यूज़ है वो मैं आपकी कल की क्लास में एडजस्ट कर दूँ, ठीक है? तो कल अगर आपकी 2 फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं तो वो कितने बजे तक एंड होती हैं? मैम डॉक्टर बिलाल की क्लास बाज़ दफ़ा लेंथी हो जाती है, अगर उनकी कब तक क्लासेस एंड हो तो होती वो है? 6:30 से ये 7 लोग ओ क्लॉक ऐसे तक ही बाज़ करेंगे दफ़ा होती है। कि आप मगरिब की नमाज़ के बाद रिलैक्स करके हम 7 बजे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? 7 PM हम कल इसके जो 150 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? और अगर किसी की मिस भी हो जाती है तो आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगी। हम कोशिश करेंगे कि 7 बजे से लेके 8 बजे तक मैं आपको करवा दूँ, ठीक है? 150 एमसीक्यूज़ हैं, बाकी 8 बजे तक जितनी होगी हो जाएगी, बाकी फिर आई थिंक कोई 10-20 एमसीक्यूज़ ही रह जाएंगे, ठीक है? कल की बात कर रहे हैं हम। मैम आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी अगर कोई हैं तो वो शेयर कर सकती है, अगर हम आज रात में देख लें, क्योंकि कल से नया रीजन स्टार्ट होगा, मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला रीजन है ना। अगर 6:30 तक सर की क्लास है और फिर उसके बाद रिवाइज भी करना है, वैसे बाकी सब अपनी फिजिबिलिटी देख लें, अगर सबको ये कंड्यूसिव लग रहा है तो अगर कोई रिकॉर्डिंग में सिर्फ आपके पास फर्स्ट 100 एमसीक्यूज़ नहीं है, बाकी एमसीक्यूज़ की रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। आप अगर खुद करना चाह रहे हैं तो खुद कर लें, अदरवाइज़ मैं आपको कल 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको करवा दूँगी। अभी आप लोग बहुत ईज़ी एमसीक्यूज़ है, मैंने सबको एक दफ़ा रीड किया है ना तो ईज़ी हैं। फिर भी फर्दर आप लोग आज खुद भी कर लें, कल बस मैं आपके साथ रिवाइज़ कर लूँगी। कल मैं आपकी सारी एंडो की जो पैथोलॉजी अगर आपने कर ली है ना, आपको जो-जो एमसीक्यूज़ नहीं आएँगे कल हम क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? काफ़ी रिपीटेड है ना, तो कल की क्लास में 7 to 8 तक रख लेंगे। मैं आपको जो मुश्किल है वो भी करवा दूँगी, वरना हम थोड़ी-सी स्पीडली कर लेंगे अगर आज आप लोग लेट 7 कर लेते हैं, हाँ, ठीक है? तो मैं आपको 7 बजे से 8 बजे तक कोशिश करूँगी थोड़ी-सी स्पीड एंड में ज़्यादा करके 150 एमसीक्यूज़ 1 घंटे में हम कर लेंगे, क्योंकि 1-1 लाइनर है, ये कोई बहुत बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है? ठीक है मैम, ऐसे तो कर लेते हैं, आज भी आप कंफर्टेबल इसे हो रीड जाए। कर लें, ठीक है? और कल इंशाल्लाह फिर हम 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपकी क्लास रख दूँगी एंडो की, और फिर हम उसे कंप्लीट आपकी कर लेंगे। वैसे आप आज संडे है, आज भी आप कर लें, जो एमसीक्यूज़ आपको नहीं आएँगे वो आप हाईलाइट कर लें, हम ग्रुप में कल वो भी डिस्कस कर लेंगे, और जिन लोग खुद नहीं रीड कर सकते वो फिर कल मेरे साथ क्लास में कर लेंगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट मुझे आपका शेड्यूल नहीं पता, अभी बस मैं आपसे ये फर्स्ट 100-200 एमसीक्यूज़ के ना मैं आपका इससे 5 मिनट वाइवा ले लेती हूँ, और फिर बाकी जो 200 से नेक्स्ट ऑनवर्ड्स एमसीक्यूज़ हैं वो हम कल कर लेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह कल 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आपने जल्दी से आंसर करते जाना है। वो 10 PM तो हमारी एसके की क्लास होती है ना, वो तो अपने टाइम पे ही कंटिन्यू रहेगी, मैं आपको डबल ए की बात कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आप आंसर करें। इन SIADH true statement is increase plasma osmolarity, increase urine osmolarity, decrease urine osmolarity, unchanged plasma osmolarity, increase urine osmolarity. एंटीबॉडीज इन थायराइड डिजीज कौन सी एंटीबॉडी होती है? ANA, एंटी थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, या ल्यूपिस एंटीबॉडीज? एंटी थायराइड एंटीबॉडीज। आफ्टर इसको छोड़िए। फीचर ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी इज हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, या हाइपरकैल्सीमिया? हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोटेंशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर एसोसिएटेड विद MEN1, MEN2A, 2B, 2C। MEN1, ठीक है। Diagnostic test for pheochromocytoma is increased cortisol, dexamethasone suppression test, VMA in the urine dipstick test, VMA। फॉलिकुलर कार्सिनोमा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है? इनकैप्सुलेटेड, इन्वेड कैप्सूल, इन्वेड कैपिलरीज, इन्वेड आर्टरीज। डायबिटीज मेलाइटस में विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस व्हाट विल बी सीन? डिक्रीज पीएच, इंक्रीज बाइकार्बोनेट्स, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, अल्फा। A patient
in diabetic patient, acidosis is due to decreased hydrogen, decreased potassium, decreased bicarbonates, decreased carbon dioxide, decreased bicarbonates. ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह 7 बजे से 8 बजे तक हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.